Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस। और आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो हम लोग का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आखिर रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, क्या स्नेल्स लॉ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब रही रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, मान लें कि अगर सपोज एक हम लोग बाउंड्री कंसीडर करते हैं कि जब मान लें ये एक एयर है, ठीक है, और ये क्या वाटर है। ठीक है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी इंटर करता है, जब भी एक लाइट दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो वो अपने पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि ये एक लाइट है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे। ठीक है, तो इस लाइट को चले जाना चाहिए था सीधा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और ये क्या होता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग इसका अगर डेफिनेशन कहें तो क्या कर लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रही बात की लाइट कहाँ मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान ले कोई लाइट अगर इंसिडेंट कर रहा है, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, लाइट जो मूव करेगा टुवार्ड द नॉर्मल मूव करेगा कि अवे ऑफ नॉर्मल मूव करेगा। अगर मान लें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, उसका लाइट डिक्रीज करेगा। ठीक है, किसी चीज़ का अगर स्पीड डिक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, उसका वो बेंड करेगा। सपोज करते हैं कि मान लें कि अगर ये एक बॉक्स है, अगर यहाँ पर से कोई बॉल को अगर हम लोग लुढ़का रहे हैं, यहाँ पे गड़का रहे हैं, तो क्या करेगा, अगर मान लें इसके पास कुछ वेलोसिटी मान लें कि v है। ठीक है, तो ये बॉल सपोज करें कि यहाँ पर आके गिरा। ठीक है, यहाँ पर गिरा। अगर मान लें कि एक दूसरे कलर का बॉल है, ठीक है, सपोज कि ये एक दूसरे कलर का बॉल है, इस बॉल को हम लोग भेजे। ठीक है, ये भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है और v जो है क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ज़्यादा है किससे, ठीक है, v डैश। ठीक है, v डैश जो है यहाँ पर v डैश जो है, ठीक है, ये v डैश जो है इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर जिसका ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक गिरेगा। अगर मान लें इसको अगर कम कर देते हैं, सपोज कि अगर मान लें वी डैश का अगर हम लोग वैल्यू क्या करते हैं, कम कर देते हैं। वी डैश का जो वेलोसिटी है, यानी कि वी डैश वेलोसिटी वो कम है। अगर जिसका वेलोसिटी कम रहेगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक गिरेगा। मान लें अगर वी डैश क्या है, कम है, और वी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि वी का इस रेड बॉल का वेलोसिटी ज़्यादा है और येलो बॉल का वेलोसिटी कम है। तो रेड बॉल का वेलोसिटी है तो वो ज़्यादा दूर में जाके गिरेगा, और येलो बॉल का वेलोसिटी कम है तो ये है कि इस दीवार के क्लोज में आके गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर से नज़दीक में आके गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा। ठीक है, उसी तरह अगर जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू करेगा, नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, मतलब ये एक पूरा लाइन नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल क्या करेगा, ये लाइट नॉर्मल की तरह बेंड करना शुरू करेगा। अगर मान लें कि अगर ऐसा कुछ रहता कि मान लें कि अगर ये ही वाटर रहता, ठीक है, ये वाटर रहता और ये एयर रहता, ठीक है, तब क्या होता, देख रहे हो कि लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से किस में जा रहा है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। तो मतलब कि इसमें जितना स्पीड है लाइट का उससे ज़्यादा इसमें है। तो क्या करेगा, लाइट बेंड करेगा। ठीक है, किधर बेंड करेगा, इधर नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा ये। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों कोई भी लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होता है और नॉर्मल की तरफ कोई लाइट अवे क्यों जाता है, समझ गए यह बात आप लोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज आगे देखते हैं। इसमें कुछ और बात, जैसे कि मान लें कि हम लोग रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का अगर हम लोग फिनोमेनन देखें कि हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कब कब हम लोग रिफ्रैक्शन देखते हैं, जैसे कि हमारा आई हो गया, ठीक है, योर आई। ठीक है,
हम लोग अपने आंख में क्या एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है, एक लेंस लगा हुआ है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट करता है, उसके बाद कन्वर्ज होकर यानी कि अपना मीडियम चेंज कर लेता है ये, और कहीं एक जाके रेटिना पे इंसिडेंट करता है। तो ये भी किसका फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन का ही है। ठीक है, रेनबो जो देखते हो, ठीक है, रेनबो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, रेनबो, रेनबो में जो 7 कलर का जो दिखता है वो क्या होता है, लाइट स्प्लिट कर जाता है, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो फॉर्म करता है वो भी रिफ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, और हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास में देखते हैं। ठीक है, ग्लास में कोई भी ग्लास के ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को अगर ग्लास के पार देखते हैं तो जैसे लगता है कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अपने जगह से ऊपर उठा हुआ हो। ये किससे है, ये किसके थ्रू होता है, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। अगर किसी और ग्लास में, मतलब कि ये कांच का अगर ये गिलास है, इसमें अगर हम लोग क्या करें, कोई चम्मच को रख देते हैं तो लगता है कि चम्मच टूट गया हो, तो वो किसके वजह से होता है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सब तो हो गया हम लोग डेली लाइफ में जो देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें हमको देखना है कि लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास स्लैब बना लिया जाए पहले। ठीक है, अरे यार, दिक्कत है इसके साथ। ठीक है, एक ये मान लें कि रेक्टेंगुलर है ग्लास स्लैब, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बना लेते हैं सही से। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक लाइट को क्या किया हम लोग, इंसिडेंट करवाए। ठीक है, एक लाइट को हम क्या किए, इंसिडेंट करवाए ऐसे। कलर चेंज कर लेते हैं। एक लाइट इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल रे हो गया। ठीक है, लाइट जब एयर, यहाँ पर क्या है, एयर है, और ये क्या है, ग्लास है, और ग्लास क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, तो जरूर है कि इसमें स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो लाइट कहाँ बेंड करेगा, टुवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन वो बेंड हो गया इधर। ठीक है, बेंड होने के बाद ये क्या किया, इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, यहाँ पर इस सरफेस पे स्ट्राइक किया। ठीक है, इस सरफेस पे स्ट्राइक किया तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि ग्लास से बाहर जा रहा है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर से क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल से दूर जाए, इसका पाथ किधर था, पाथ इधर था लेकिन गया उधर, इसका पाथ इधर था लेकिन गया इधर। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। अब हम लोग इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं, तो इसमें क्या क्या, जैसे कि फर्स्ट रे जो आया था, फर्स्ट रे जो फर्स्ट जहाँ पे उसको जाना था, वो जो पाथ से भटका था, ठीक है, वो लाइन, और जो आफ्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लाइट निकला है, ठीक है, ये लाइट जो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट निकला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये वो पाथ है जब लाइट फर्स्ट बार में सरफेस से स्ट्राइक किया था, तो उसका जो पाथ, एक्चुअल पाथ था, वही पाथ है, इसको हम लोग एक्सटेंड किए हैं, लेकिन वो गया कहाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर मूव किया है। ठीक है, इधर मूव किया है। ठीक है, तो इसके इसके जो बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको डी बोलते हैं, डी क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये जो इमरजेंट रे है और ये जो एक्चुअल पाथ है, ठीक है, तो ये हमेशा एक दूसरे से क्या रहता है, पैरेलल रहता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से क्या रहता है, पैरेलल रहता है। ठीक है, ये बात हो गया, ये हो गया हम लोग का ग्लास स्लैब से। अब रही बात नेक्स्ट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरह का मिरर में हम लोग का दो लॉ था, उसी तरह रिफ्लेक्शन का भी क्या क्या है, दो नियम है। फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट नियम है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसके बाद फिर क्या है, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और क्या, नॉर्मल, एंड नॉर्मल टू द इंटरसेप्ट,
ठीक है। इंटरफेस मतलब कि जहाँ पर वो जहाँ पर स्ट्राइक किया, यानी कि एक लाइन है जहाँ पर तीनों स्ट्राइक किया, ठीक है, वो क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ऑल आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है, सब क्या होगा, सारा प्लेन में। मान ले कि ये एक मीडियम, ये एक बाउंड्री है, इंसिडेंट रे इधर किया, ठीक है, इसका नॉर्मल यहाँ पर बनेगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे इधर होगा, यानी कि सारा का सारा जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही प्लेन में हो रहा है, ठीक है, कोई दूसरा प्लेन में नहीं जा रहा है, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा क्या चीज़ है, इसको मिटा दे जरा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का कि जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द, किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ किसका, रिफ्रैक्शन का, ठीक है, यानी किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का और साइन किसका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, मीडियम शुड बी सेम, मीडियम शुड बी सेम, ठीक है, मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर आगे हम लोग इसको देखते हैं सही से, मान लें कि अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चलो, ये एक बाउंड्री हो गया, ये भी एक बाउंड्री हो गया, और ये एक बाउंड्री हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट में चलो हम लोग ले लेते हैं एयर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और दूसरा वाटर, ठीक है, एक दूसरा जो होगा उसमें भी एयर ले लेते हैं, और क्या, वाटर, फिर एयर, और सेकेंड वाले को क्या ले लेते हैं, मान लें ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास ले लिए। अगर मान लें कि एक लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाए इधर, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो एक लाइन इंसिडेंट किया है, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल बना देते हैं, क्योंकि हम लोग का एंगल हमेशा कहाँ से नापते हैं, नॉर्मल से नापते हैं, चाहे मिरर में हो या फिर इसमें हो। क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करके इधर, मान लें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका कितना है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो 30 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं कि 19.5 डिग्री हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, इसी तरह लाइट इंसिडेंट किया, नॉर्मल एक लाइट इंसिडेंट किया इसे, ये क्या किया, रिफ्रैक्ट किया इसे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेते हैं कि इसका 60 ले लेते हैं, चलिए 60 ले लेते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका क्या ले लेते हैं, 35.5 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह एक और रिफ्रैक्शन करवाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इधर से हुआ, और ये क्या किया, रिफ्रैक्ट किया इधर, ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेंगे, चलो 30 ले लेते हैं, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 19.5 डिग्री, ठीक है, 19.5 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा, जब मीडियम सेम रहता है तो तब क्या होता है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल हम क्या लगाते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर, साइन ऑलवेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या होगा, साइन कितना 30 डिग्री बाय साइन 19.5 डिग्री। जब इसको हम लोग सॉल्व जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और यही जो निकला इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो चलिए फर्स्ट वाले के लिए हो गया। अब इसके लिए निकालते हैं, साइन 60 बाय साइन 35.5 डिग्री। इसको भी जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 1.5। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये सब सॉल्व करना आपके लिए कोई भी मुसीबत की बात नहीं है, 2-3 लाइन का है, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 का फॉर्मूला पुट करना है, उसका पुट करना बस निकल जाएगा। इसका भी देखो, जब एयर और वाटर है और एयर और वाटर है तो क्या निकल रहा है 1.5, ठीक है, ये समझ गया। अब मान लें कि यहाँ पर क्या है, एयर और ग्लास है। अब इसका निकाल के देखते हैं, साइन 30 डिग्री बाय साइन
19.5 डिग्री, ठीक है, 19.5 डिग्री। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा 1.3, ठीक है। देख रहे हो कि जब मीडियम सेम है, एयर से वाटर में आ रहा है, जब मीडियम सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज कांस्टेंट है। किसी भी एंगल पे आप पहले 60 में डाले थे, 60 से इंसिडेंट करवाए तो रिफ्रैक्शन 19 पॉइंट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का 15 है, ठीक है, मतलब कि ये कांस्टेंट है। सेकंड वाले पार्ट में भी हम लोग को देख रहे हैं कि 1.5 मतलब ये कांस्टेंट है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे थे हम, ठीक है। अब हम रही बात की अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को लगाते कैसे हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ को लगाते कैसे हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ को हम लोग कैसे यूज करते हैं। मान लें कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक लाइट इंसिडेंट किया, इसको एक नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल ले लिए हम लोग, ठीक है, नॉर्मल लिए। एक लाइट मान लें कि यहाँ पर से इंसिडेंट कर रहा है कुछ एंगल पे, अरे भाई कुछ एंगल पे इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या किया, ये इधर बेंड कर गया, ठीक है, इधर बेंड कर गया। और हम लोग एयर का स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर का माने हैं उसको क्या माने हैं 1, ठीक है। हम लोग को इसका पता नहीं है, ठीक है, इसका क्या है, ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, सेकेंड है। तो हम लोग को ये निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आखिर होता कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्नेल्स लॉ का हम लोग जैसे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे तो हम लोग को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लगाते हैं किसी भी मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ। तो मान लें कि अगर इंसिडेंट एंगल हम लोग का क्या है, मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल हम लोग का कुछ है, ठीक है, साइन इंसिडेंट है, इंसिडेंट आई मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन मान लेते हैं कि हम लोग आर होगा, ठीक है, आर हो गया, ठीक है। नहीं तो हम लोग इसका वैल्यू ही पुट कर देते हैं, चलिए हम लोग आई का जो वैल्यू हम लोग चलिए कितना मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, ठीक है, 30 मान लेते हैं। और आर के लिए हम लोग ले लेते हैं 19 पॉइंट, पुराना वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसके लिए आपको एन निकालना है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाने से बेहतर है कि स्नेल्स लॉ इधर लगाओ उधर लगाओ, हम इसको दो भाग में बांटेंगे और उसी के हिसाब से लगाएंगे, पूरा इजी हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट मीडियम के लिए पहले लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो फर्स्ट मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, N1 साइन आई, फर्स्ट मीडियम के लिए हो गया, देखो N1 साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू N2 साइन आर। ये हो गया स्नेल्स लॉ का सबसे प्यारा फॉर्म और सबसे आसान वाला फॉर्म। आपको कोई सा भी सरफेस के लिए अगर आपको लगाना है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो N1 साइन आई मतलब कि उसका उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और कितने पे इंसिडेंट कर रहा है वो लिख देना है। और सेकेंड वाले मीडियम के, यानी कि ये एयर है फर्स्ट मीडियम, ये वाटर है सेकेंड मीडियम, यहाँ के लिए हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 लिख दिए, ठीक है, N2 लिख दिए। और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लिख दिए, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। तो N1 कितना है, N1 1 है, साइन ऑफ एंगल ऑफ कितना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, मान लेते हम 30 माने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन 30, साइन 30, ठीक है। अब N2 हम लोग को पता नहीं है, अब साइन आर, यानी कि साइन आर कितना है, आर के जगह पे क्या है 19.5, ठीक है, 19.5 है, तो इसका कितना वैल्यू होता है, इसका होता है 1/3, ठीक है, 1/3 होता है। साइन का वैल्यू साइन 19.5 का वैल्यू होता है 1/3। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 19.5 1 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू N2। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। साइन 19.5 का वैल्यू होता है 1/3। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, 3 को हम लोग इस पट्टी लेके गए तो क्या 3/2 आ गया मेरा 1.5। और यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास का जब हम लोग पिछली बार निकाले थे तो देखो यहाँ पर कितना निकला था 1.5 निकला था। देखो ये वाटर है, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग जिसका वाटर लिया था तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना निकला था 1.5। यानी कि हम लोग स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं ये समझ गए, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा जो हम जो बताएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कि कह रहा है कि एक लाइट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, कह रहा है एक लाइट पास कर रहा है एयर से किसमें, वाटर पे, ठीक है। तो हम लोग चलो एक बाउंड्री मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, रुको इसका कलर चेंज कर ले जरा, कौन सा कलर लें, चलिए ऑरेंज कलर लेते हैं, ठीक है। ये मान ले कि चलो हम लोग एक बाउंड्री ले लिए इधर, ठीक है, बाउंड्री ले लिए। अब हम लोग ऊपर फर्स्ट वाले को मान लेते हैं एयर है, सेकंड वाले को मान लेते हैं कि क्या मान लें, ग्लास मान लें, ठीक है, सेकंड वाला ग्लास है।
कह रहा है कि एक लाइट कहाँ से पास कर रहा है, एयर से ग्लास में, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, ठीक है, यानी कि एन कितना दे दिया है 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। और एयर का हम लोग को मालूम होता है कि 1 होता है, क्योंकि एयर का स्टैंडर्ड सेट किए, किसी चीज़ को हम लोग नापने के लिए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर हम लोग एयर का सेट किया है 1, इसी के रिस्पेक्ट हम लोग सारा का सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ काम होता है तो किसी चीज़ को स्टैंडर्ड मान के ही किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है कि लाइट कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, 50 डिग्री पे, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये नाइट कितने डिग्री पे स्टेट कर रहा है, 50 डिग्री पे, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये लाइट गया, ये कितने डिग्री पे गया, हमको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। आखिर ये होगा क्या। अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ हम लोग कैसे लगाते थे, फर्स्ट मीडियम के लिए लगाते थे। फर्स्ट मीडियम के लिए क्या कैसे लगाएंगे, हम लोग लिखते थे n1 साइन आई, ये हो गया n1, ये साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। बस यही तो हम लोग का फॉर्मूला था, इसी इतना सा ही लगाना है और काम हो जाना है। तो सबसे पहले n1 की जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे, साइन साइन कितना, साइन 50 इज इक्वल टू n2 साइन साइन आर। और n2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1.5, तो क्या हो गया 1 इंटू साइन 50 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन आर, ठीक है। ये हो गया साइन आर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, जब हम लोग को सॉल्व करेंगे जिस तरह हम लोग पीछे सॉल्व किए थे उसी तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आर का वैल्यू आ जाता है मेरा 25.4 डिग्री, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो क्या कितना होगा 25.4 डिग्री। इसी तरह का हम लोग को स्नेल्स लॉ का इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल रहता है, क्वेश्चन रहता है, न्यूमेरिकल रहता है 10th में, ठीक है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग आराम से समझ में आ जाएगा। मेनली है ये वाले पार्ट को समझना कि आप लोग कैसे साइन एंगल ये स्नेल्स लॉ को लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हम क्या बताए थे, सबसे बेहतर है कि मीडियम को बदल दो, यानी कि कोई भी मीडियम उसको दो भाग में बांट दो, यानी कि कोई भी जब भी लाइट इंटर करेगा तो दो मीडियम में काम होगा उसका, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम। तो पहले क्या करो, फर्स्ट मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लिख दो n1 साइन आई, सेकंड मीडियम के लिए लिख दो n2 साइन आई, दोनों को बराबर कर दो, बस वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, बस इतना सा ही काम है। अब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। हम जो पीछे जो बात कर रहे थे कि ये 1.5 ये क्या चीज़ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर है क्या चीज़, ये किस चीज़ का नाम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चलिए हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या चीज़ है, डेफिनेशन से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, रेशियो है, किसका है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड किसमें है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। एक मीडियम से अनदर मीडियम, अगर दोनों मीडियम अलग अलग रहा एयर को छोड़ के, ठीक है, दोनों मीडियम अगर अलग अलग रहा एयर को छोड़ के, मान लें कि एक मीडियम ग्लास है दूसरा मीडियम वाटर है, एक मीडियम अगर डायमंड है तो दूसरा केरोसिन है, अलग अलग मीडियम है कि एयर को छोड़ के, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि इसको वन मीडियम से अनदर मीडियम कोई सा भी टर्म हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसमें रहता है कि अगर मान लें कि फर्स्ट मीडियम एयर हो सेकंड मीडियम कुछ भी हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो आगे हेडलाइन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मान लें कि अगर हम लोग जैसे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट in medium 2 by speed of light in medium 1, ठीक है।
यानी कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बता रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, यानी कि किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बताता है कि एक की तुलना में दूसरे में लाइट मतलब कितने स्पीड से मूव कर रहा है एक मीडियम की तुलना में दूसरे मीडियम में। यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जब एक मीडियम से इसको कंपेयर कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ठीक है। जो पीछे रहता है उसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। अब हम लोग चले अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या चीज़ है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि जब लाइट एयर से किसी दूसरे मीडियम में जा रहा हो, दूसरा मीडियम मान ले एक्स है, कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट मीडियम उसमें कोई एक सा मीडियम क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम टू वन मीडियम टू वन मीडियम टू किसमें, एक तो वन मीडियम होगा, वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखो फर्स्ट मीडियम तो कुछ भी हो गया, किसके साथ, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि एयर के साथ। अगर हम लोग इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं, म्यू एम इज इक्वल टू सी बाय वी। सी की जगह पे यहां पर क्या मतलब हो गया, एयर, यानी कि स्पीड किसमें, ऑफ लाइट, यानी कि एयर में स्पीड का लाइट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, मीडियम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम लोग जितना भी जानते हैं, जैसे कि ग्लास का होता है 1.5, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि एयर से जब सीधा मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे तुलना में कितना उस दोनों का रेशियो है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो हम जो लिखते हैं ये सब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब जैसे कि कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, जैसे कि है एयर का हम लोग स्टैंडर्ड सेट किया 1, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सब हमको कुछ याद होना चाहिए, जो अगर एग्जाम में दे दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो याद रहेगा तो काम हो जाएगा। एयर का जैसे होता है 1, उसी तरह आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31, ठीक है। ये हो गया। अब केरोसिन ऑयल का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, केरोसिन का याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, केरोसिन का होता है 1.44, ठीक है। अब रहा कि अब क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या चीज है, क्वार्ट्ज मतलब ग्लास, ठीक है, ग्लास का नाम क्वार्ट्ज है। हम लोग क्वार्ट्ज का कितना लिख रहे थे, 1.5 लिख रहे थे, इसका होता है एक्यूरेट कितना होता है 1.46, ठीक है। इसका राउंडिंग करेगा तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब है डायमंड, डायमंड का कितना होता है 2.42, और वाटर का होता है 1.33, यानी कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना किसका है, एयर का। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का, यानी कि मिनिमम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, डायमंड का, ठीक है। इसके सिवा किसी का नहीं रहता है। तो ये दोनों याद रखना है कि डायमंड का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और एयर का क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। ये समझ गए। अगर और मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है, हाँ, ये कह रहे थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना कम, ठीक है। जैसे कि एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें एयर में कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट या एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहता है, ये सब बच्चे को याद रहता है, ठीक है। तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम, ठीक है, तो उसका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना ज़्यादा। जैसे कि यहाँ डायमंड में है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे कम होगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि आगे स्पेस है, अच्छा रुके, एक काम कर लें, थोड़ा सा सबको मूव कर लेते हैं।
अरे भाई रुक जाओ। ठीक है, ये इसका कितना होता है, मैक्सिमम रहता है इसका, मिनिमम सॉरी मिनिमम, और ये डायमंड का क्या रहता है, मैक्सिमम। ठीक है, हाँ तो ये हम लोग बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना रहेगा ज़्यादा, ठीक है, जिसका मास जितना रहेगा तो वो उतना ही उसमें ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली ये डेंसर या फिर रेयरर होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लें कि अगर ये वाटर है, ठीक है, और एक साइड में क्या है, केरोसिन है। ठीक है, एक साइड में केरोसिन है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, इसका वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, यहाँ देखो 1.33, और केरोसिन का होता है 1.44। ठीक है, तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जाता है, केरोसिन का है, लेकिन मास किसका ज्यादा रहता है, वाटर का। मास में मास में ये ज्यादा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास मास ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंसर है। ठीक है, उसका डेंसिटी मालूम है ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकली वो क्या है, रेयरर है। जैसे कि मान ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम है, तो मतलब ये ऑप्टिकली रेयरर है। लेकिन अगर डेंसिटी के टर्म में देखा जाए, यानी कि मास डेंसिटी के हिसाब से, तो ये वाटर क्या होता है, ज्यादा भारी है, यानी कि मास डेंसिटी के हिसाब से ये भारी है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्टिकली अगर देखा जाए, यानी कि लाइट के स्पीड उसमें क्या है, तो वो क्या ऑप्टिकली रेयरर है। समझ गए आप लोग। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पर आई होप लगता है कि ये हाँ लास्ट है हमारा ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेंस में चले जाएंगे, रिफ्रैक्शन उस लेंस पढ़ेंगे, लेंस में क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो पहले इस हम लोग सोल्यूशन को पहले करके देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, दिया हुआ है। और हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट किसका निकालना है, लाइट का निकालना है, किसमें, वाटर में निकालना है। ठीक है, हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट निकालना है किसका, लाइट का स्पीड निकालना है वाटर में। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्पीड ऑफ एयर कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये भी हम बताए थे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा यहाँ पर क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है, एक रेशियो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, स्पीड इन एयर और स्पीड इन वाटर। ठीक है, हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया हुआ है, तो वाटर के इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.33। ठीक है, स्पीड ऑफ एयर में कितना होता है, लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, और हमको ये वाला पार्ट को निकालना है, तो इसको हम चलो x मान लें। ठीक है, तो आगे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ और क्या, × 10 इज इक्वल टू 1.33। इसको अगर पॉइंट जैसे उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 300 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 133। ठीक है, इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा हम लोग का 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हम लोग का स्पीड। ठीक है, तो अभी हम लोग आप लोग को बताए थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ठीक है, तो उसका स्पीड उसमें कम। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, यानी कि वाटर का तो ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर का ही है ना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे, एयर से। ठीक है, तो अगर जैसे हम लोग स्पीड देखें तो स्पीड देख रहे हैं कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से तो कम है। ठीक है, तो यही बता रहे थे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो उसका स्पीड कम, कलर कर रहे थे, उसका स्पीड कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड ज़्यादा। ठीक है, अगर मान लें किसी ऑब्जेक्टिव में आ गया कि 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, यानी कि मान लें कि, चलिए हम लोग इसी पेज में लिख लेते हैं कि मान लें कि अगर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले देते हैं, इसमें वाटर का दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ मान लेते हैं कि चलिए x दे दिया, हम सब चीज़ x के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आइस का दिया हुआ है, क्या लिख दिए,
ठीक है, आइस का मान लो y दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है इसमें x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन के हिसाब से कि x जो है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है वो ज़्यादा है, तो बताओ स्पीड किसका ज़्यादा होगा, स्पीड x और स्पीड y, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड एयर में ज़्यादा होगा कि आइस में, ये वाटर में ज़्यादा होगा कि आइस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसका, यहाँ पर कह रहा है वाटर का है, तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका स्पीड कम सीधा, तो यहाँ पर स्पीड के किसका कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो एरो क्या हो जाएगा, इधर लगेगा। मतलब इस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर पूछ ले तो आप लोग को घबराना नहीं है कि कभी हम पढ़े नहीं है क्या नहीं किए, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा दे बोल रहा था कि एक्स, इसका सिंबल तो समझते हो ना कि एक्स क्या है यहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका स्पीड कम होगा, स्पीड के टर्म में ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। होप करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग का यहाँ पर चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे है बस, और एक लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग लेंस पढ़ लेंगे, लेंस का पावर पढ़ लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल है उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, बस हमारा चैप्टर यहाँ पर से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। होप करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। चलिए यहीं पर से अब हम लोग का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।